इंडिया में कार्स को स्टेटस सिंबल माना जाता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा कार वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल। पर लोगों को ये नहीं पता कि जिस चीज़ को तुम स्टेटस सिंबल मान रहे हो, उन्हीं कार्स की वजह से हमारे शहर साफ सुथरे की वजह कुछ ऐसे दिखते हैं, एकदम धुएं से भरे हुए। और ये धुआं इतना ज़्यादा डेंजरस है कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। इसलिए कई देशों की गवर्नमेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है और उन पे सब्सिडीज़ भी दे रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं। क्योंकि पेट्रोल और डीजल कार के इंजन में पेट्रोल या डीजल को बर्न करते हैं और उससे जो धुआं प्रोड्यूस होता है उससे एग्जॉस्ट के थ्रू गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं वातावरण में, जिससे वातावरण पोल्यूट होता है। और वहीं इलेक्ट्रिक कार में ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। इलेक्ट्रिक कार बैटरी से चलती है, जिसमें ना कोई धुआं प्रोड्यूस होता है और ना कोई वातावरण को हार्म होता है। पर इसमें भी कई लोगों का ये कहना है कि एक कन्वेंशनल इंजन कार और एक इलेक्ट्रिक कार में क्या अंतर है, क्योंकि एक कन्वेंशनल इंजन कार के अंदर फ्यूल बर्न करते हैं, जिसकी वजह से उससे पोल्यूशन होता है। और वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने में फॉसिल फ्यूल्स को ही बर्न किया जाता है। तो फिर एक इलेक्ट्रिक और कन्वेंशनल इंजन कार में फ़र्क क्या है? और ये बात सच भी है, क्योंकि आज ही पूरी दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयले को बर्न करके प्रोड्यूस की जाती है, जिससे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए डिटेल में जानते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द रियलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। सबसे पहले ये जान लो कि एक कन्वेंशनल इंजन कार की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है कि वो इन्वायरमेंट को हार्म करती है, उसके और भी काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि ऑयल डिपेंडेंसी। आज हर एक सेक्टर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे डिपेंडेंट है और मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स ऑयल पावर्ड होते हैं। जैसे कि आपके घर पे जो अनाज आता है वो भी कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होके ही आता है, किसी ना किसी ट्रक या और कोई व्हीकल में, और वो व्हीकल भी ऑयल पावर्ड ही होता है। पर इंडिया मेजॉरिटी ऑफ ऑयल अरब कंट्रीज या फिर रशिया से इंपोर्ट करता है। और अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाए जिससे रशिया या अरब कंट्रीज हम तक ऑयल ना पहुंचा सके, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। अब क्योंकि इंडिया के पास पेट्रोल या डीजल नहीं है, इसलिए उसके जितने भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है वो चल ही नहीं पाएंगे और किसी भी प्रोडक्ट या सामान को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। इसकी वजह से इंडस्ट्रीज तक रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा, मार्केट्स तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचेंगे और मार्केट में प्रोडक्ट्स की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से देश में महंगाई बढ़ेगी और ज़्यादातर चांसेस यही है कि पूरे इंडिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए। और अगर ऐसा ना भी हो तो ऑयल एक लिमिटेड रिसोर्स है जो भी कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो आगे आने वाले टाइम में कभी ना कभी हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करना ही होगा, आज नहीं तो कल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दूसरा फ़ायदा है लेस हेल्थ इम्पैक्ट्स टू ह्यूमंस। कार मेनली सिटीज़ में ज़्यादा होती हैं और सिटीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और अगर वो कार्स सिटीज़ में घूमेंगी तो जितने भी जो लोग सिटी में रहते हैं उन सबको हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। और वहीं एक इलेक्ट्रिक कार वैसे तो कोई धुआं प्रोड्यूस नहीं करती, पर उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, उससे पोल्यूशन होता है। तो जनरली पावर प्लांट शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए जो पोल्यूशन होगा वो शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर होगा और वो पोल्यूटेड एयर शहर तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा प्यूरीफाई हो जाएगी, प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से शहर में रहने वाले लोगों पे इतना ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट नहीं होगा उस पोल्यूशन का। ये तो थे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के फ़ायदे। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है पोल्यूशन फ्रॉम ईवीज़। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बैटरी, और बैटरी को बनाने में काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। कार्बन एमिशन मतलब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज और निकल से बनती है और इन मेटल्स को माइन किया जाता है। अब माइन किसी भी मेटल को किया जाओ, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स इन्वायरमेंट पे होते ही हैं। और ऐसे कुछ इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट्स हमें लिथियम माइनिंग में भी देखने को मिलते हैं। 1 किलोग्राम लिथियम को माइन करने में 3000 लीटर पानी का उपयोग होता है और केवल 1 किलोग्राम लिथियम को माइन करने में 15 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रिलीज होती है। और पूरी दुनिया का ज़्यादातर लिथियम चिली नाम के एक अफ्रीकन कंट्री प्रोड्यूस करती है। और क्योंकि लिथियम को माइन करने में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, तो उस रीजन में जिस रीजन में लिथियम को माइन किया जाता है उस रीजन के किसानों को उतना ज़्यादा पानी अपनी फसलों के लिए नहीं मिलता, इसलिए उनकी फसल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। लिथियम को प्रोड्यूस करने में वाटर वेस्टेज तो होता ही है, पर इसे जिस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है वो भी इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। इस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले लिथियम को पानी में मिलाया जाता है और उसके अंदर कुछ हार्मफुल
एसिड्स डाले जाते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और भी अदर केमिकल्स। फिर उसे खुली ज़मीन में फैलाया जाता है, एक पॉन्ड टाइप बना दिया जाता है ताकि सूरज की सनलाइट उस पर पड़े और उसमें केमिकल रिएक्शंस हो। और लगभग 18 मंथ्स बाद में वो सारा पानी इवेपोरेट होकर हवा में चले जाता है और लास्ट में बचता है नीचे ज़मीन पे लिथियम। और इस प्रोसेस में जो लिथियम और वो केमिकल्स वाला पानी जिस ज़मीन पे डाला जाता है वो ज़मीन एकदम पॉइजनस हो जाती है, उस ज़मीन पे कभी कुछ उग ही नहीं सकता। और कई बार ये भी होता है कि वो जो पानी है वो उस पॉन्ड से लीक कर जाता है और किसी अदर वाटर बॉडीज़ में जाके मिक्स होता रहता है। ऐसा ही कुछ 2016 में चाइना में हुआ था। चाइना में एक रिवर है लीकी रिवर नाम से, उस रिवर में लिथियम माइन का जो पानी था वो लीक हो गया था, जिसकी वजह से उस रिवर की पूरी एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। और इतना ही नहीं, जो पशु उस नदी में पानी पीने आते थे जैसे कि गाय भैंस आदि, वो भी उस पानी को पीने की वजह से मर गए। और जैसे जैसे ईवीज की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे लिथियम की भी डिमांड बढ़ेगी, और जिसकी वजह से इन कंपनीज को उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा एरिया चाहिएगा लिथियम को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसकी वजह से ज़्यादा ज़मीन का डिग्रेडेशन होगा। और बैटरी को प्रोड्यूस करने में दूसरा मेटल कोबाल्ट उपयोग में लिया जाता है। और पूरी दुनिया का 70% कोबाल्ट एक अफ्रीकन कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से आता है। डीआरसी एक गरीब कंट्री है, इसलिए लोगों ने पैसे कमाने के लिए कोबाल्ट को इलीगली माइन करना शुरू कर दिया बिना मास्क और प्रॉपर हेल्थ इक्विपमेंट्स के। और कोबाल्ट जो है ये एक डेंजरस मेटल है, अगर इसे आप टच करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और माइनिंग के समय इससे जो डर्ट हवा में स्प्रेड होता है उसको भी अगर आप ब्रीथ कर लो तो भी आपको अलग अलग हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और यही हेल्थ इश्यूज उन वर्कर्स को भी फेस करने पड़ रहे हैं जो इलीगली इस कोबाल्ट को माइन करते हैं। और अपनी जान दांव पर लगा के इस कोबाल्ट को माइन करने से भी इनको इतना फ़ायदा नहीं मिलता। जब ये इस कोबाल्ट को मार्केट में सेल करने जाते हैं तो इनको इतना ही पैसा मिल सकता है कि ये एक दिन का खाना खा लें, इतना भी नहीं मिलता कि कम से कम ये अपने बच्चों को तो खिला दें। और इसी वजह से दूसरी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। जो पेरेंट्स कोबाल्ट माइनिंग करते हैं वो बचपन से ही अपने बच्चों को लगभग 6-7 साल की उम्र से ही कोबाल्ट माइनिंग की तरफ पुश करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चे को खाना खिला सकें। इसलिए उस बच्चे को बचपन से ही खुद को कमाना पड़ता है कोबाल्ट माइनिंग से। और बची कुछ कसर यहाँ की मिलिटेंसी ग्रुप्स पूरी कर देते हैं। यहाँ कुछ मिलिटेंसी ग्रुप्स है जो कि बच्चों को अलग अलग पार्ट से किडनैप करके वहाँ लाते हैं जहाँ ये कोबाल्ट की माइनिंग होती है और वहाँ इन्हें इलीगली माइन करवाया जाता है। लगभग एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से लगभग 40,000 बच्चे इन माइंस में काम कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि ये माइन क्रैश कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो बच्चे रहते हैं वो उनके या तो हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, या फिर मोस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो में वो मर भी जाते हैं। और ऐसे में अगर ईवीज पॉपुलर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये सीधा प्रमोट कर रही है उन मिलिटेंसी ग्रुप्स को जो इन बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कोबाल्ट माइनिंग के लिए। और ऐसे माइनिंग होती है बैटरी में इस्तेमाल होने वाले मेटल्स की, और अभी भी ये डायरेक्टली बैटरीज में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, इसलिए इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। और पूरी दुनिया के 70% लिथियम, 77% कोबाल्ट और 93% मैग्नीज चाइना में प्रोसेस होते हैं। और चाइना में ये इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। और चाइना में 62% इलेक्ट्रिसिटी कोयल को बर्न करके, यानी कि कोयले को बर्न करके प्रोड्यूस की जाती है, और जिससे भी ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि कोयला अपने आप में ही एक वर्स्ट फ्यूल है इन्वायरमेंट के लिए। और इतना पोल्यूशन तो था सिर्फ एक बैटरी को प्रोड्यूस करने में। मान लो आपकी इलेक्ट्रिक कार आ चुकी है, अब आप उसको चार्ज करोगे, और इंडिया में 77% इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके प्रोड्यूस की जाती है, जिससे पोल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रिलीज होती है। और उसमें भी 72.5% कोयले से प्रोड्यूस की जाती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोल को बर्न करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है इन्वायरमेंट के लिए। तो इससे आप समझ गए होंगे कि एक इलेक्ट्रिक कार कितनी ज़्यादा हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। जितनी हम समझते थे ये इतनी भी ज़्यादा ग्रीन नहीं है। और इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल तभी ग्रीन होंगे जब इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पे पैसा ख़राब करने की बजाय नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट एक्सेट्रा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।